हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम ना ही तो पीवाईक्यूज़ देखने वाले हैं और ना ही एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो एएमआरएस की मेंस की जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है उसके लिए कि उसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे और हमें आंसर राइटिंग किस हिसाब से करनी है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है वो सिर्फ एएमआरएस की जो टियर 2 है उसी के लिए है और हम इसमें कुछ प्रश्न देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें उनका आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, और जो वीडियो है इसके लास्ट में ये भी बताऊंगी कि हमें आंसर में और क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि आंसर अपना और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हैं। 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने और इनके साथ साथ में मैं आंसर राइटिंग भी किस तरीके से हमें करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मेरा तो ये मानना है कि इतना जितना कम टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है उसमें हमें जो 11th-12th की एनसीईआरटी हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए और उनसे जितने भी हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी एनसीईआरटी से ही हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यह सिद्धांत पर्वतों के निर्माण और भूकंपीय घटनाओं को समझने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो कितने पार्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को समझाना है, उसके बाद में पर्वतों के निर्माण और भूकंपीय जो घटनाएं हैं उनको समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसकी भूमिका। जो क्वेश्चन है उसकी भूमिका, तो भूमिका में क्या लिखते हैं कि जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है उसकी परिभाषा और मुख्य प्लेटों के नाम। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पृथ्वी का जो स्थलमंडल है लिथोस्फीयर कई छोटी बड़ी प्लेटों में विभाजित है। और जो लिथोस्फीयर है, देखो हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा भी है, जो अपनी 11th क्लास की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका शायद चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है। तो उसमें है कि जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत समझाता है कि जो पृथ्वी का लिथोस्फीयर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थल मंडल, तो ये छोटी बड़ी कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो ये लिथोस्फीयर किस पे तैर रहा है, ये तैर रहा है एस्थोनोस्फीयर पे। ठीक है, तो वहाँ इतना समझाना नहीं है, वहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का लिथोस्फीयर कई छोटी बड़ी प्लेटों में विभाजित है और जो इसके नीचे स्थित लिथोस्फीयर है उस पर ये एस्थेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर तैर रहा है। ठीक है मुख्य प्लेटों के नाम में क्या लिखना है, मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं, जो यूरेशियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन, मतलब जो भी अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो इन सब प्लेटों की जो 7 प्लेटें हैं उनका भी यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद में आएगी मुख्य भाग, तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लेटों की गतियाँ। ठीक है, तो जो प्लेटों की गतियाँ वो 3 प्रकार से होती हैं, अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा। तो इन तीनों का वर्णन करना है। अभिसारी सीमा में क्या आता है, अभिसारी सीमा में आता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, उनसे बनता है वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अभिसारी सीमा के सहारे किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आते हैं। तो इनको तो हमें आगे समझाना है, लेकिन यहाँ सिर्फ अभिसारी प्लेट के बारे में लिखना है कि अभिसारी प्लेट क्या है। अभिसारी प्लेट है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख देना है हिमालय का बनना। फिर है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है जैसे मध्य अटलांटिक घटक। इसी प्रकार है रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा में क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में खिसकती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है रूपांतरित सीमा का, इसका होता है कि सैन एंड्रियास जो फॉल्ट है वो इसका एग्जाम्पल है। तो एक एक इनकी डेफिनेशन लिख देनी है और एक एक इनका एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम विश्लेषण में क्या लिखेंगे कि हिमालय जैसे वलित पर्वतों के बनने की प्रक्रिया और रिंग ऑफ फायर में भूकंप के कारणों को समझाना है। मतलब ये 2 पार्ट हो गए अपने, एक तो भूमिका लिख देनी है, एक इसका मुख्य भाग लिख देना है, फिर इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पर्वत निर्माण। तो पर्वत निर्माण कैसे हो, जैसे हिमालय और जो वलित पर्वत हैं उनका निर्माण भी होता है प्लेटों के टकराने से, मतलब अभिसारी प्लेटों के सहारे। और रिंग ऑफ फायर का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो जो पर्वतों का निर्माण है वो कैसे होगा, जैसे जब दो महाद्वीपीय प्लेट जैसे भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है टकराती हैं तो उनके बीच में दो जो तलछट होता है। ठीक है,
तो वो मुड़कर ऊंचे पर्वतों का रूप ले लेता है जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं। तो इससे क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। फिर आता है कि निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि यह सिद्धांत न केवल पर्वतों के बनने की बल्कि भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं को समझाने के लिए भी सटीक आधुनिक वैज्ञानिक आधार हमें प्रदान करता है। तो इसमें ये लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि किस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें आंसर किस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु राशि से आप क्या समझते हैं। विश्व के प्रमुख वायु राशियों का वर्णन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए और उनके मौसमी प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि वायु राशि क्या है। ठीक है, तो वायु राशि क्या है ये भी अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। वायु राशि क्या है कि जब वायु राशि वायुमंडल में एक जो वायुपुंज है, मतलब एक विशाल वायुपुंज है जिसका तापमान और आर्द्रता जैसे गुण मतलब समान होते हैं। तो ये वायु राशि का निर्माण कब होता है, जब लंबे समय तक एक समतल धरातल पर, या तो वो मैदान हो या फिर महासागर हो, ठीक है, लंबे समय तक जो वायु का पुंज है वो टिका रहता है, वहाँ पर ठहरा हुआ रहता है। तो क्या होता है, उस धरातल के गुण भी अपने में धारण कर लेता है। तो उससे एक वायु राशि का निर्माण होता है। तो उस पूरी वायु राशि का जो टेम्परेचर और आर्द्रता है वो लगभग समान होती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर वायु राशि की परिभाषा लिखनी है। फिर उसके बाद में आएगा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। किसको, वायु राशियों को। तो कौन कौन सी वायु राशि हैं वर्गीकरण में लिखेंगे, एक तो आ जाएगी सीपी। सीपी को लिखेंगे कॉन्टिनेंटल पोलर। ठीक है, एक है एमपी। ठीक है, एमपी में आ जाएगा मैरीटाइम पोलर। 4 दी हुई है, सीपी, एमपी और एक है सीटी। सीटी में आ जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और एक है एमटी मैरीटाइम ट्रॉपिकल। तो ये 4 जो वर्गीकरण है, इसमें ये जो 4 वायु राशियाँ दी हुई हैं इनके बारे में हमें लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा प्रभाव। तो प्रभाव क्या है इससे क्या होता है, इसका प्रभाव है ना अपने मानसून पे भी पड़ता है। ये चक्रवात आते हैं और साथ में वर्षा भी होती है। क्या होता है कि वायु राशियाँ जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वातागर का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, चक्रवात बनते हैं और वर्षा आती है और मौसम में अचानक से बदलाव भी आता है। तो फिर इसके बाद में लिख देंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण वहाँ आने वाली जो वायु राशियाँ हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वायु राशि का अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इस फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांतों जैसे जेट स्ट्रीम और एल नीनो का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे इसमें पूछा है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी भूमिका में क्या लिखेंगे कि जो भारतीय मानसून है इसकी भूमिका, फिर मुख्य भाग, फिर चित्र बनाएंगे इसका। तो मानसून की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांतों की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इसमें आधुनिक सिद्धांत में एक जेट स्ट्रीम को बताना है और एक एल नीनो को बताना है। ठीक है, तो भारतीय भूमिका में लिखेंगे कि जो भारतीय मानसून है वो एक जटिल प्रक्रिया है और परंपरागत रूप में केवल जो जल थल का तापीय अंतर है उसी के आधार पर जो है मानसून का निर्धारण किया जाता था। लेकिन अभी क्या है आधुनिक समय में कि आधुनिक सिद्धांतों में इसे ऊपरी वायुमंडल की हलचलों और वैश्विक महासागरीय घटनाओं से जोड़ा जाता है। तो ये आ जाएगा भूमिका में। फिर उसके बाद में है मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में ऊपरी वायुमंडल की जेट स्ट्रीम की भूमिका और एल नीनो के कारण भारतीय मानसून पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में। तो जेट स्ट्रीम में किस किस का वो देखते हैं हम, एक तो तिब्बत के पठार का, एक पूर्वी जेट स्ट्रीम, एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो इन सब का जो भारतीय मानसून है उसमें क्या क्या रोल है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में लिखना है एल नीनो। एल नीनो के बारे में क्या लिखना है कि एल नीनो जो है क्या है, एक प्रशांत महासागरीय घटना है जो पेरू तट के पास में क्या होता है कि समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो उसको कहा जाता है एल नीनो। तो एल नीनो का भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब भी एल नीनो आता है तो भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और भारत में सूखा या कम वर्षा की स्थिति बनती है। तो इसमें हमें ये लिखना होगा।
ठीक है। फिर है चित्र भारत के मानचित्र पर मानसून की दिशा और तिब्बत के पठार का तापीय प्रभाव दिखाइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो इंडिया का मैप बनाकर और इसके ऊपर ठीक है, ऐसे इंडिया का मैप बना के, क्यों नहीं चल रहा, इससे ठीक नहीं बनता, आप देख लेना, ठीक है। ऐसे पूरा मैप बना के और यहाँ पे तिब्बत के पठार को भी दिखाना है और ऐसे करके पूरा मानसून का जो डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। भारत वर्तमान में किस अवस्था में है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो 3-4 क्वेश्चन है इनको भी आप बहुत अच्छे से कर लेना और एनसीईआरटी में देख के इनको लिख भी लेना एक बार। इसमें पूछा कि एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। भारत वर्तमान में किस अवस्था में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भूमिका में क्या लिखेंगे कि थॉमसन और जो नॉटिस्टिन द्वारा दिया गया इस सिद्धांत का परिचय। तो शुरू में हम लिखेंगे भूमिका में कि यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे कोई देश विकास करता है तो वह उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। तो उसके बाद में लिखेंगे जो थॉमसन और नॉटिस्टन है इनके द्वारा जो है 5 अवस्थाएं दी गई हैं यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर को लेकर के। तो उन 5 अवस्थाओं के बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। आपको पता ही होगा 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद में लिखना है कि भारत कौन सी अवस्था में है इसमें। तो भारत तृतीय अवस्था में आता है, तो थोड़ा बहुत इसमें भारत के बारे में भी लिखना है। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर भी गिरने लगती है और मतलब जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो घटती दर के साथ में बढ़ती है। तो ये आ जाएगा तृतीय अवस्था में, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चन से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो अपना AMRS का मेंस का एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें आंसर किस तरीके से लिखना है। और लास्ट में आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब भी आंसर लिखना है तो कोशिश करना कि जो ज्योग्राफी का पेपर है वो मतलब मैप के बिना अधूरा है आंसर। जैसा भी बने आपसे मैप ज़रूर बना के आना है एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ में जो बीच बीच में कीवर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन भी करते जाना है और कुछ भी किसी भी प्रकार के टाइप बताने हैं, कुछ भी बताने हैं उनको उनको फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाना है, ठीक है। और आंसर को हमें हमेशा मतलब ऐसे पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। इससे क्या होता है कि आंसर जो है साफ़ सुथरा दिखता है और पढ़ने में भी सही रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी मेंस है आप अच्छे से पेपर दीजिए और बताइए आपका पेपर कैसा हुआ है। थैंक यू।